So we are starting test. The question is written in both English and Hindi. Okay. So आप लोग पढ़ो. क्वेश्चन को हम समझा सकते हैं, मतलब एक बार रीड कर सकते हैं. ओके. आंसर आप लोगों को देना है, उसके लिए 2 मिनट्स मिलेंगे, फिर मैं आंसर दूंगा. आप लोग अपना जब आंसर मार्क कर लोगे उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा. ठीक है. तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. ये पार्लियामेंट का पहला टेस्ट हो जाएगा पूरा पार्लियामेंट खत्म करने के बाद का. ओके. सो लेट मी रीड एट वंस. Any amendment in the Constitution of India in regard to which of the following subject need only simple majority of the Parliament? Simple majority किसके लिए लगता है? ओके. 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं. आपको क्या करना है, इनमें से कोड लेके चूज करना है कि किस में सिंपल मेजोरिटी लगता है. नाउ 2 मिनट्स टू यू. चलो पढ़ो. मैंने पढ़ाया होगा आपको सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन. ठीक है. तो जो भी चीज़ पढ़ाए हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट भी लिखवाए होंगे कि कौन से टॉपिक जो हैं वो कौन से मेजोरिटी से पास होगा. तो बस याद करो उन सब चीज़ों को और मार्क योर आंसर. यूपीएससी सीडीएस 2017 का ये क्वेश्चन है. चलिए, आप सबने मार्क कर लिया? ठीक है, आप छोड़ोगे. ओके. नाउ सी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, ये सारे स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, तो 1 नहीं होगा. तो 1 जिसमें भी है उसको एलिमिनेट कर दो. एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे. जिसमें भी 1 होगा वो हट जाएगा. अब 50% चांस है. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मेजर, ये तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट से होता है. तो इसमें तो 2 भी नहीं होगा. तो 2 जिसमें है उसमें हटा दो. जो बचा 3 and 4 उसको टिक कर दो. ठीक है. सी वुड बी द आंसर. जिसका भी सही है, किसका सही है, हाथ उठाओ. नहीं है, कोई बात नहीं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. कोई बात नहीं है, ध्यान से पढ़ो और समझो, फिर आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 2 में चल रहे हैं. यह भी संविधान संशोधन से ही रिलेटेड है. 4 पॉइंट दिया हुआ है. कोड का यूज करो, आंसर करो. ओके. एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं. इन आर्टिकल 368 2 मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर मेंशन्ड. अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा. संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में शुरू किया जा सकता है. ओके. 3rd पॉइंट यहां से स्टार्ट है. संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विवाद की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है. ठीक है. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज कैन बी समन्ड. ओके. And the 4th point is the president cannot veto a constitutional amendment bill. राष्ट्रपति एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को वीटो नहीं कर सकता है. हम लोगों ने वीटो के बारे में भी पढ़ा था. प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो पावर होता है. ओके. नाउ अब आराम से 2 मिनट फिर लो, सोचो समझो, मार्क करो आंसर. ओके, टाइम अप. नाउ बताओ. सब लोगों ने अपना अपना मार्क कर लिया? नहीं? अच्छा, और टाइम चाहिए? 1 मिनट और देते हैं. चलो आप आंसर करो. ये है. देखते हैं बाकी सबको का क्या आंसर है. क्या आंसर है? बी है आपका. सी है. वाह, एक अनुपम बचा हुआ है जिसका डी होता. ठीक है, ध्यान देते हैं. In Article 368 2 method of constitutional amendment are mentioned. सही है. Constitutional amendment bill can be initiated only in लोक सभा, ये गलत है. तो सेकंड गलत है, तो सेकंड का हटा दिए. जिसका भी सी और डी है वो तो गया. In case of any dispute between 2 houses of parliament on constitutional amendment, joint sitting of both the houses can be summoned. देखो, constitutional amendment bill में कभी भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हैं. ओके. और ना ही आप मनी बिल में बुला सकते हैं. जो साधारण विधेयक है उसमें बुला सकते हैं. ना ही आप फाइनेंशियल बिल में बुला सकते हैं. ओके.
सो पॉइंट क्या है, थर्ड वाला जो है वो रॉन्ग है। जब थर्ड रॉन्ग है तो ये गलत हुआ, जिसका भी बी है वो उसका सही है। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन क्या है, An amendment of the Constitution of India can be initiated by the introduction of a bill only in the Lok Sabha. Okay. The bill for amendment of the Constitution of India has to be passed in each house by a majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the member of that house present and voting. Okay. अच्छा, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखा हुआ है वो परफेक्ट है। ओके, सेकंड है, भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना है, या फिर जाना चाहिए, जाना होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन से सिमिलर है थोड़ा सा, इसलिए ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए और आंसर करिए। सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अच्छा, चलिए अपना अपना आंसर मार्क करिए। तो अक्षय सर, आपने अपना आंसर मार्क कर लिया? ओके, देखिए, एक संविधान संशोधन केवल लोकसभा में क्यों आएगा? संविधान संशोधन केवल लोकसभा में क्यों आएगा? वो राज्यसभा में भी आ सकता है। हाँ, तो ऑफ कोर्स ये गलत हो गया, 2 सही हो गया। ओके, ओनली 2। बिल और संविधान संशोधन में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। कौन सा बिल पास किया है? संविधान थोड़ी ना बदल रहा होगा, तो यहाँ तो संविधान की बात हो रही है ना। साधारण विधेयक को ना, ऑर्डिनरी बिल को या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हम लोग दोनों सदन में ला सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, क्या हो रहा है आज तुम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और आंसर दो। राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंशियल बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ठीक है, आंसर हो गया आप लोगों का? क्या आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हाँ, फाइनेंशियल बिल भी, हाँ, तो अगर नहीं है तो यहाँ पर एक बार और भी बताए हैं कि मनी बिल इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल। ओके, तो इसी का फाइनेंशियल बिल एक बहुत ही बड़ा बिल है। ठीक है, उसके अंदर मनी बिल है। ओके, तो अगर नहीं सुनिश्चित किया है, नहीं बता रहा है कि फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2 या फिर मनी बिल, फाइनेंशियल बिल क्या है? फाइनेंशियल बिल एक ऐसा बिल है जिसके अंदर मनी बिल भी आता है, जिसके अंदर फाइनेंशियल बिल 1 भी आता है और जिसके अंदर फाइनेंशियल बिल 2 भी आता है। ठीक ना? तो सिंपल सा बात है कि यहाँ मनी बिल के बारे में आंसर है, क्योंकि अवधि तो दिया हुआ नहीं है फाइनेंशियल बिल का, वो तो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही पास होता है। तो 4 ऑप्शन में जो मुझे सुटेबल लगा वो 14 ही दिन है, तो आंसर 14 दिन होगा। तुमने क्या किया? चार ऑप्शन में से क्या टिक किया? हाँ, तो क्यों किए थे? वो तो दिया हुआ नहीं है, तो तुम दूसरा को मार दोगे कि 30 दिन के लिए है। हाँ, गलत है ना? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 5 है।
किस सदन में पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ओके, जो अध्यक्ष होता है उसका जो पीठासीन अधिकारी होता है उस सदन का सदस्य होता नहीं है, लेकिन उस सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। तो पार्लियामेंट में ये चीज मैंने पढ़ाया है तुम्हें, तो आंसर मार्क करिए अपना। हो गया, मार्क्ड हो गया। मैं आंसर बताता हूं, आगे चलते हैं। आंसर इसका है आपका राज्यसभा। राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट कहीं से भी मेंबर नहीं है राज्यसभा के, लेकिन वो कौन है? वहां के पीठासीन अधिकारी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका ट्रांसलेशन नहीं है, मैं कर दे रहा हूं। इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज एज एन ऑफिशियल अपोजिशन ग्रुप, अपोजिशन पार्टी यानी कि विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितना सदस्य कम से कम होना चाहिए? क्या 1/3? क्या 1/4? ठीक है, क्या 1/6 या 1/10? जितना आपकी संख्या है उसका कितनावा भाग अगर आपके पास है, उतना सदस्य आपके पास है, तो आपको एक प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अपना अपना आंसर दे दीजिए आप लोग। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लोग। अभी तो ये समझिए कि आपका वार्म अप है, इसके बाद फिर यूपीएससी लेवल आ रहा है। रिवीजन नहीं करते रहिएगा, हर चीज फॉर ग्रांटेड लीजिएगा तो नहीं चलेगा। ओके, अब ये सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर जो सच में रियल क्वेश्चन होता है ओके उसमें क्या होगा? चलिए ध्यान देते हैं। आंसर आपका इसमें कर दिए हैं, 1/10 है आपका आंसर। ठीक है, जिसका जिसका भी डी है वो सही है। मूव करते हैं ये क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, यूपीएससी का तैयारी करने के लिए बहुत ही बेहतर है कि सबसे पहले आप बीपीएससी और जेपीएससी, क्योंकि आप लोग दोनों देने वाले हैं, देंगे ही कहीं ना कहीं, ठीक है, उसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सारा बना लीजिए। यूपीएससी के अदर एग्जाम जो होते हैं उनका भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसीलिए इसमें सीडीएस के क्वेश्चन रहते हैं, एनडीए के क्वेश्चन रहते हैं, सीएपीएफ के क्वेश्चन रहते हैं। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो आपका बेस समझिए क्लियर हो जा रहा है, यानी कि आप यूपीएससी का 30% जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब आपका बेस क्लियर करने के लिए है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, जो क्लास में पढ़े हैं उसको समझिए फिर लिखिए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टेंशन में हैं आप लोग, ठीक ना? तो जस्ट कूल डाउन, रीड द क्वेश्चन। द फर्स्ट रीडिंग ऑफ ए बिल ऑफ ए हाउस ऑफ द बिल इन ए हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिफर टू। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 रीडिंग होते हैं, उसमें पहला रीडिंग किसको कहते हैं, बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आराम से पढ़िएगा तो ठीक है। इसका आंसर हो गया आप लोगों के पास। ओके, व्हाट शुड बी द आंसर, आप बताइए। ए, ठीक है, जिसका इसका भी ए आंसर है उसका उसका सही है। ओके, अब 5 रीडिंग में क्या होता है, 5 रीडिंग में वो आपको पढ़ के आना है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। Though the Rajya Sabha and Lok Sabha are constituent part of the parliament on some subject, they have unequal power. Which of the following matter depict the difference of power between these two houses? सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ा था इस बारे में कि लोकसभा के कुछ डिफरेंट पावर है, राज्यसभा का भी डिफरेंट पावर है। इन चारों में से आपको चूज करना है कि कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ये दर्शाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्नता है पावर को लेकर। ओके, तो चलिए 5 पॉइंट को देखिए और अपना आंसर दीजिए। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन बता दे रहे हैं,
एक ऐसा मोशन, एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें कि आप सरकार गिराना चाहते हैं, ठीक ना। आप पूछ रहे हैं, बताए थे क्लास में कि कॉन्फिडेंस है क्या लोकसभा को आपका गवर्नमेंट में, ठीक है। अगर ये मोशन पास हो जाता है, ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वो सरकार गिर जाएगा, ठीक है। बताए थे ना कि मोदी जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, सरकार की जवाबदेही किसके प्रति होती है। वहीं पर बताए थे कि अगर वहां पर उनका बहुमत नहीं है, याद आ रहा है कुछ, अब इतना से ज्यादा हिंट नहीं देंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 8। चलिए, आंसर अपना अपना मार्क कर लिए आप लोग? नहीं, इसमें टाइम ज़्यादा चाहिए। आप लोगों को अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि हर दिन टेस्ट है। लगता है आया नहीं है अभी तक। परेशान आप लोगों को नहीं करेंगे तो ये एग्ज़ाम आप लोगों से निकलेगा नहीं। हो गया? ठीक है, चलिए अपना अपना मार्क करिएगा। ओके, लेट मी टेल यू। देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में मैं यही बता रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी जो होती है ना, वो लोकसभा के प्रति होती है। लोकसभा का ही जो नेता होता है अमूमन, ऐसे तो राज्यसभा का भी जो मेंबर हैं उसमें से भी कोई बन सकते हैं आपके प्रधानमंत्री, लेकिन ज़्यादातर बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल जो है ना, वहीं से बनना चाहिए, क्योंकि लोग उसी से क्या कर रहे हैं, वहीं से एक पर्सन जो है, पीपल जो हैं वो हाउस ऑफ पीपल में ही चुन के भेज रहे हैं, लोकसभा में ही अपने सदस्यों को चुन के डायरेक्ट भेज रहे हैं। ओके, और इसीलिए वहीं से एक नेता होना जरूरी है। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है ना, तो वो लोकसभा में ही आएगा। तो लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर इसकी पावर जो है वो ज्यादा है। ओके, उसके बाद फिर पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। देखो, डिमांड फॉर ग्रांट मनी से रिलेटेड है। ओके, और मनी से रिलेटेड तुम्हें पता है कि लोकसभा की ज्यादा पावर होती है, तो 1 और 2 दोनों हो गया। लोकसभा मतलब विभिन्नता यहाँ पर 1 और 2 में दिख गया। उसके बाद फिर पासिंग ऑफ लॉ इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। मैंने ये चीज़, ये दोनों के बारे में बात की है कि सब चीज को लेकर लोकसभा में ज्यादा पावर है या फिर लोकसभा और राज्यसभा की बराबर पावर है, लेकिन दो चीजों को छोड़कर, एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाना और दूसरा राज्य की सूची में से किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप बनाना चाह रहे हैं, किसी भी सूची में जो राज्य की सूची है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट विषय हैं, उसके ऊपर अगर आप कानून बनाना चाहते हैं देश हित में, तो उसके लिए राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है। तो 1, 2 और 4, 5 अगर किसी में है तो वो आंसर सही है। आप लोग का किसी में भी होगा तो इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जो है ना, वो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट जो है अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण, कोई दिक्कत है इसमें? क्या है 1, 2, 4 और 5? ठीक है, चले आगे, समझ में आ गया? ओके, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ के गलती करिएगा तो वो तो मतलब ब्लंडर हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following bill must be passed by each houses of the Indian Parliament separately by a special majority? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। ओके, पढ़ाए हैं इन सब के बारे में। चलो बताओ कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 9 नंबर। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ऐसा कोई नहीं है जो कि हम अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, सब पढ़ लिया है। चलिए, इसमें उतना ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना अपना आंसर मार्क कर लिए। आंसर है इसका डी, संविधान संशोधन विधेयक।
ओके, हम मूव करते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आराम से पढ़िए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 0 आवर डिस्कशन। अभी एक टेस्ट से पहले आप लोग क्या पूछ रहे थे कि ये सब जरूरी है कि नहीं, तो जरूरी है। 0 आवर से क्वेश्चन आ गया है। दोनों चीटिंग मत करो। कर भी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तुम क्या गूगल खोल के बैठा है? यह व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ निर्देशित नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक मंत्री के खिलाफ नहीं है। इसका मतलब यहाँ इंडिविजुअल मिनिस्टर को टारगेट किया गया है। ओके, मतलब कोई एक मिनिस्टर के प्रति ये नहीं होता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है इसमें सार्वजनिक महत्व के मामले पर उठाए गए प्रश्नों को शामिल किया गया है या किया जाता है। ओके, सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को पूछा जाता है इस काल में। कौन सा काल में? शून्य काल में। तो अब तुम लोगों को बताना है कि इन दोनों में से क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या दोनों सही है, या ना तो एक सही है ना तो दो सही है। आप लोग अपना अपना मार्क करिए, आंसर मत बताइए, आंसर हम बताएंगे। 1 मिनट, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, डिस्कशन करना जरूरी नहीं है। नहीं 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 करना है। चलिए, लेकिन ऐसा होता है डिस्कशन से, क्या होता है ना कि आपको समझ में आता है अच्छा इधर जाना है कि उधर जाना है, उसके बाद फिर तो थोड़ा सा फायदा मिलता है, पर डिस्कशन मत करो। चलो आगे चलते हैं। हाँ, आंसर आप लोगों ने मार्क कर लिया अपना अपना? ओके, चलिए शांता आप आंसर दीजिएगा। सी किए हैं। देखो, इट इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर, ये गलत है। इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर। मंत्री से ही ना सवाल पूछेगा, ठीक ना? मंत्री से ही ना सवाल पूछेगा, और सवाल किस मुद्दों पर पूछेगा? जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। ठीक है, जो आपका सार्वजनिक महत्व के मामले हैं उसी के ऊपर सवाल पूछा जाएगा। तो सेकंड करेक्ट है, जिसका बी सही है उसका सही है। किसका बी सही है? नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ना, क्वेश्चन नंबर 11। एन एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम इज, देखो फेडरलिज्म पढ़ा है ना, संघीय प्रणाली है, मैंने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है कि संघ है, संघ है, संघ किसको कहते हैं, संघ संघ क्यों है, ठीक ना? तो उसी में यह सवाल पूछ रहा है कि संघीय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता इन चारों में से कौन है? ये देश संघ कैसे है? ठीक है, फेडरलिज्म क्यों है ये देश? हाँ, ऑटोनॉमी टू स्टेट, मतलब स्टेट के पास अपना खुद का पावर है। और सब तो आंसर ही तब पूछ लो तुम। हाँ, ऑटोनॉमी मतलब हिंदी में, हिंदी जानना था ना, ये होता है। ऑटो मतलब खुद से। बताओ, आता है इस क्वेश्चन का आंसर? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पार्लियामेंट का ही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से ही है। अपना अपना मार्क्स कर लीजिए, मार्क कर लीजिए अपना अपना। उसके बाद सब कोई का मतलब हम समझा देते हैं। अपना अपना मार्क कर लिए आप? देखो, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब होता है कि जो ताकत है ना, ठीक है, वो सेपरेट होगा। मतलब इतना पावर आपका, इतना पावर आपका। जो सेपरेशन होता है, जो पृथक्करण होता है, वो होता है जुडिशियरी में, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में। मतलब कि कार्यपालिका की अलग ताकत है, न्यायपालिका की अलग ताकत है। इसको कहते हैं पृथक्करण, यानी कि पावर का सेपरेशन। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर यानी शक्तियों का विभाजन क्या होता है? यह संघीय प्रणाली की एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें क्या होता है? सेंटर के पास अलग पावर डिवाइड कर दिया जाता है, स्टेट के पास अलग पावर डिवाइड कर दिया जाता है। जिसको तुम समझ सकते हो, जो 7वीं अनुसूची जो है उसमें आपके बहुत सारे सूची हैं। 3 सूची मैंने बताया था ना आपको, यानी कि राज्य की सूची, स्टेट लिस्ट,
सेंटर लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो यही कहता है कि पावर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवीजन ऑफ पावर। और शक्तियों का केंद्रीकरण तो कहीं से फेडरलिज्म होता नहीं है। फेडरलिज्म मतलब ही होता है कि शक्तियों का विभाजन, ठीक ना। सेंटर को भी कुछ पावर दे दिए और स्टेट को भी कुछ पावर दे दिए। और शक्तियों का केंद्रीकरण मतलब हो गया कि शक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है, सेंटर ज्यादा पावरफुल है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप लोगों से आंसर, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो ना, अभी रट्टा मोड में हो, सिर्फ और सिर्फ रट रहे हो कि कौन सा अनुच्छेद क्या है। दिमाग लगाने वाले सवाल में आप लोग थोड़े से पीछे हो, तो उसके लिए और पढ़ना पड़ेगा। बी। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए। द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय, ये थोड़ा सा पहले वाला क्वेश्चन आ गया। भारत की जो संघीय ढांचा है ना, वो कहाँ से प्रेरणा लेके, प्रेरित होके हमारे संविधान में डाली गई है। ओके, तो ये सब कहाँ पढ़े थे, याद करो। बोलोगे पीछे से क्यों क्वेश्चन दे रहे हैं? पीछे से इसलिए दे रहे हैं, ये देखने के लिए कि आप लोगों का रिवीजन है कि नहीं। अब जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, बता सकते हो आपको? कहाँ से? यूएसए से। तो अब ये बताओ कि जो संघीय ढांचा है ना, वो कहाँ से लिया गया है? कोई नहीं बताएगा, सब अपना अपना मार्क करेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। चलिए हम आंसर आप लोगों को बता दें। आंसर है कनाडा, ठीक है। कनाडा से हम लोगों ने क्या किया है, इस तरह का फेडरल सिस्टम या फेडरल स्ट्रक्चर को उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 13। ओके। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर कंसिडर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ही दिन पहले हम लोग मूल ढांचे के बारे में बात कर रहे थे। ओके, तो इनमें से ये जो आप 5 दिखाई दे रहा है ना आपको, उनमें से बताओ कि कौन सा मूल ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से पॉइंट्स को जो यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से किन किन पॉइंट को या सभी पॉइंट को क्या बोला है कि वो मूल ढांचा है। ओके, मूल ढांचा का पार्ट है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर के लिए हम लोग केशव नंदा भारती केस भी पढ़े थे, थोड़ा सा समझे थे उसको, किस तरह से उस केस में बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया था। आर्टिकल 368 में शायद पढ़ रहे थे हम लोग, सारा चीज हो गया। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद है फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संघीय ढांचा है, जो संघीय चरित्र है देश का, संविधान का, उसको बदला नहीं जा सकता है। ओके, उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि देश में हमेशा पार्लियामेंट ही रहेगा। उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस है। ये सारे चीज जो हैं वो क्या हैं, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा आपका। ये सब बेसिक फीचर है। सबको क्या सही हुआ? ओके, नेक्स्ट ये कौन सा है क्वेश्चन? कितना? 14 नंबर में है हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अ प्राइवेट मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एक प्राइवेट मेंबर जो होता है, जो किसी भी, जो सरकार का सदस्य नहीं है या मंत्री नहीं है, सदस्य भी होगा तब भी प्राइवेट मेंबर होगा, लेकिन जो मंत्री नहीं है वो प्राइवेट मेंबर होगा, ठीक है। तो कौन ऐसा क्या प्राइवेट मेंबर जो है वो लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक ला सकता है? अ प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस इन द हाउस रिक्वायर 1 month नोटिस। और प्राइवेट मेंबर बिल लाने के लिए 1 month का पहले नोटिस देना होता है कि हम लाने वाले हैं। ये दोनों पॉइंट में से कौन सही है? क्या दोनों सही हैं? क्या दोनों सही नहीं है? ये आपको चूज करके बताना है। हो गया? चलिए आंसर बताइएगा। शांता आप से किए हैं। अ प्राइवेट मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सही है। प्राइवेट मेंबर विल इंट्रोड्यूस लोकसभा रिक्वायर, दोनों सही है, बोथ सही है, बोथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है। With the context of Indian polity, consider the following statement: the maximum gap between 2 sessions of parliament cannot be more than 6 months. जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं
याद है ना, 3 सेशन हम लोगों ने किया था, अमूमन होते हैं, उनके बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। और दूसरा बोल रहा है द पावर ऑफ एडजस्टमेंट साइन डाई लाइज विद इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। इन दोनों में से कौन सा सही है? क्या एक सही है, क्या दो सही है, या दोनों सही है, या दोनों सही नहीं है? ओके, मार्किंग इतना ही क्वेश्चन का करते हैं और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा होंगे, तो फील फ्री वो आराम से आंसर देना। मार्क्स इतने ही में होगा, 30 मार्क्स का ही टेस्ट था आज। कर लेते हैं ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, सब ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं फर्क पड़ता है। चलिए, आपके जैसा सब कोई का लाइफ रहता, क्या ही दिक्कत रहता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोगों ने मार्क कर लिया। चलिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है, ये सही बात है। ओके, और दूसरा है अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, ये गलत बात है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन जो है वो स्पीकर के पास होता है, तो पहला सिर्फ सही है, केवल एक। ओके, ओके, ध्यान से देखना, वहीं तक मार्किंग करने का हम बोल रहे थे, उसका कारण ये भी है कि ट्रांसलेशन इसके बाद नहीं है, तो ध्यान से सुनना और आंसर देना, ठीक ना? चलो, विथ रेफरेंस टू द, क्या बोल रहे हो? हाँ, वही कर रहे हैं, बीच में रोकना नहीं था तुम्हें। विथ रेफरेंस टू द ज्वाइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो, जो संयुक्त बैठक होती है ना, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, संयुक्त बैठक के रिगार्डिंग कौन सा सही है वो तुम्हें बताना है। पहला पॉइंट है कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ना इंडिया को, उनको बैठने नहीं दिया हो जाता है, इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू अटेंड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनको संयुक्त सभा में बैठने की अनुमति संविधान के प्रावधान नहीं देते हैं, ठीक है, यानी संविधान नहीं देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन एनी बिल इंक्लूडिंग द मनी बिल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो दोनों सभा का संयुक्त बैठक बुला सकते हैं किसी भी बिल के मुद्दे पर, चाहे वो धन विधेयक हो, चाहे वो संविधान संशोधन विधेयक हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा है द बिल एट द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहां पर बोल रहा है कि जो बिल संयुक्त बैठक में लाया जाएगा उसको पास करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी। विशेष बहुमत ही को कहते हैं, इतना जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ना, इसी को विशेष बहुमत कहते हैं, अगर तुम्हें याद होगा तो, ठीक ना, कि 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए और जितने मेंबर हैं उसका 50% + 1 भी चाहिए, ठीक ना। तो ये तीसरा वाला लिखा हुआ है। चौथा लिखा हुआ है ज्वाइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और इन हिज एब्सेंस द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा और इन हिज एब्सेंस द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि जो संयुक्त बैठक होगा उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो अध्यक्ष होंगे लोकसभा के, वही क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर जो हैं, उपाध्यक्ष जो हैं लोकसभा के, वो अध्यक्षता करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो उप अध्यक्ष जो हैं राज्यसभा के, वो अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट है और ये चारों पॉइंट जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ाया गया है तो आपको आंसर आता होगा। तो चलिए मार्क करिए। तो बहुत लंबा क्वेश्चन था, बोलते बोलते मैं भी थक गया। मार्क कर दिया आप लोगों ने। चलिए शांता आप बताइए। तो जिसका इसका डी है उसका सही है। कोई क्वेश्चन के ऊपर आप लोग बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? सी सही नहीं है। सी स्पेशल मेजोरिटी नहीं होता है, साधारण जब ज्वाइंट सेटिंग कर रहे हैं ना तो सिंपल मेजोरिटी में पास कर दो। हाँ बोलो। नहीं, अटॉर्नी जनरल का कोई यहाँ पर नहीं है। ओके नेक्स्ट, ज्वाइंट सेटिंग में नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन जो होते हैं उनके बारे में ये प्रश्न है। पहले पता है तुम लोगों को कि चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, यही बताओ तो पहले। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है बताओ तो? चुनाव हो वाइस प्रेसिडेंट होता है, सही बोल रही हैं। तो अब बताओ ये दो पॉइंट जो है, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस बट ही कैन कास्ट ए वोट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट। ठीक है, जब वोटों की समानता हो जाएगी, बराबर वोट पड़ जाएंगे, ऐसे तो पहले तो बोल रहा है कि वो हाउस जो है, जो सदन का है, उसका मेंबर नहीं है, ठीक है, सदस्य नहीं है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि ये जो आदमी है जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, वो अगर वोट बराबर हो जाएगा तो वो वोट कर सकता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट के जगह पर उनका सारा काम करते हैं, उनका सारा फंक्शंस करते हैं, ही डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उस समय वो चेयरमैन, राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यभार नहीं संभालते हैं, जब वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। राष्ट्रपति का बहुत जगह समय में क्या होता है, वैकेंट हो जाता है ना। मान लो कि वो छुट्टी पर गए हैं, मान लो कि उनकी तबीयत खराब है, तो उस समय क्या कर रहे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो क्या उस समय वो राज्यसभा के भी तो वो चेयरमैन हैं, तो क्या राज्यसभा का भी काम देखेंगे? जो भी है तुम लोग अपना आंसर दो, ABCD कौन सा है, मार्क कर दिए। चलिए आंसर इसका क्या है, इज नॉट अ मेंबर ऑफ बट ही कैन कास्ट, ये पहला वाला सही है। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शन, ही डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो नहीं करते हैं। ठीक ना, दोनों सही है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा इन दोनों में से गलत है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से इनकरेक्ट कौन है, तो D आंसर होगा। नाइदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है।